हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग भारत की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजन सिंह है और मैं आपको आज भारत की ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। और भारत की ज्योग्राफी अभी तक ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ी नहीं होगी। आपने बहुत सारे टीचरों से आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, अन्य विषय भी पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग जो भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे वह ज्योग्राफी आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी पीएससी का एग्ज़ाम हो, या सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम हो, या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए आज हम लोग इस ज्योग्राफी पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है? भारत की ज्योग्राफी। एक एक पॉइंट को साथियों हमें समझना है। हम लोग इतनी जल्दबाजी भी नहीं करेंगे कि कोई पॉइंट ऐसा है कि जो मिस कर रहे और वो पॉइंट आपके एग्जाम में आना हो। भारत का भूगोल सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? भारत का भूगोल। साथियों, भारत के भूगोल को एक सिंपल परिभाषा के तहत ढाला जा सकता है। आपने सिंपल परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। तो यहाँ शब्द क्या है? शब्द सबसे पहले भूगोल है। तो हमें भूगोल को क्या करना पड़ेगा? हमें परिभाषित करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें इस चीज़ को परिभाषित करना पड़ेगा, भूगोल को। ध्यान से समझिए आप। शब्द हमारे पास क्या है? ज्योग्राफी। शब्द हमारे पास क्या है? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी शब्द को दो शब्दों में तोड़ा जा सकता है। दो शब्दों से यह बना है, जियो प्लस ग्राफी। दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द हमारे पास क्या आ जाता है? जियो, और दूसरा क्या है? ग्राफी। शब्द को ध्यान से देखना और मेरे साथ जुड़े रहना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा वह चीज़ आपको कंठस्थ याद होगी। रटाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। आप सोचोगे कि हमें कोई पॉइंट रटना है यहाँ से, तो रटाने वाला नहीं है। लेकिन हर टीचर का एक बेसिक होता है। जब मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे उस विषय के बेसिक को बताना अनिवार्य होगा। तो वही चीज़ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी दो शब्द हमारे पास है। एक है हमारे पास जियो प्लस दूसरा क्या है? ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी मतलब अर्थ। मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? वर्णन करना। क्या होता है दोस्तों? वर्णन करना। जियो का मतलब है अर्थ, मतलब पृथ्वी। ग्राफी का मतलब है क्या? वर्णन करना। इसका मतलब कि भूगोल की एक परिभाषा हमारे सामने निकल के आ जाती है। पृथ्वी का वर्णन करना ही, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा मैंने छोटी सी यहाँ पे लिखी है। दोस्तों, जब हम किसी भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल का अध्ययन किसी स्ट्रक्चर से जोड़ के किया जाता है। मतलब किसी ने कोई ना कोई ऐसी संरचना होगी। संरचना यहाँ पे क्या है? हमारे पास संरचना एक है भारत। मतलब कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र, कोई स्ट्रक्चर, कोई क्षेत्र आप बोल लो उसे, कोई ऐसा क्षेत्र जिससे जोड़ के हम उस भूगोल को पढ़ें। तो भूगोल जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। मतलब इंडियन ज्योग्राफी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक सब्जेक्ट हमारे सामने निकल के आ गया, भारत का भूगोल हमें पढ़ना है। और सारे वह टॉपिक हमें कवर करने, चाहे वो भारत के भूगोल में कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ, चाहे वो भारत का भौगोलिक परिचय हो या संरचना हो, चाहे जलवायु हो, चाहे आपका वाह तंत्र हो, चाहे आपके अन्य कोई, चाहे उद्योग हो या अन्य कोई परिवहन हो। बहुत सारे टॉपिक हैं, जो 15-16 टॉपिक होते हैं इसके, वह सारी टॉपिक है इसके अंतर्गत आते हैं। और सभी टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर कवर करने होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भारत के भूगोल पर
और भारत के भूगोल में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भारत है का जो नामकरण है उसकी बात करते हैं। फिर इस भारत के नामकरण के बाद हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोब पर, कुछ बातें ग्लोब पर बताएंगे और फिर डायरेक्ट हम लोग किस पे आ जाएंगे, भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे विशेषता। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हमारे पास टॉपिक आता है, कौन सा टॉपिक आता है, एक मिनट, जो अगला टॉपिक है वह है हमारे पास कौन सा, भारत का नामकरण। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे भारत का नामकरण। कई बार प्रश्न देखो यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं जबकि प्रश्न यहाँ से सिंपल है। कई बार प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं जबकि यहाँ के प्रश्न सिंपल है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। कई बार देखो मैं एक मैप बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, उस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक नाम आपको मिलेगा ब्रह्मवैत, एक नाम मिलेगा आपको ब्रह्मवैत, एक नाम आपको क्या मिलेगा दोस्तों, एक नाम मिलेगा भारत का, भारत ही नाम मिलेगा, एक नाम मिलेगा आपको कौन सा, इंडिया, एक नाम कौन सा मिलेगा दोस्तों, इंडिया, एक नाम आपको मिलेगा आर्यावर्त, आर्यावर्त, एक नाम मिलेगा कौन सा, आर्यावर्त, एक और नाम मिलेगा आपको दोस्तों हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट के यदि हमें प्रश्न बनाना नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि वह सब्जेक्ट आपका अधूरा है। उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमें प्रश्न बनाना अति आवश्यक होते हैं। और मैं दोबारा एक नाम लिख रहा हूँ, कौन सा, भारत, दोबारा एक नाम लिख रहा हूँ मैं, भारत। जो पहला नाम आता है, पहला नाम आता है तो पहला नाम इसलिए आता है ब्रह्मवैत, भारत का नाम इसलिए मिलता है कि जो जम्मू द्वीप हुआ करता था, जिसे हम श्रीलंका वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते थे, जम्मू द्वीप बोलते थे। तो जम्मू द्वीप का भारत एक हिस्सा हुआ करता था और बौद्ध काल में ऐसा हुआ था। बौद्ध काल में इस भारत को क्या नाम दिया गया था, ब्रह्मवैत दिया गया था। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ कि जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण इसे नाम क्या दिया गया, भारत को ब्रह्मवैत दिया गया। जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण जो इसे नाम दिया गया भारत को, एक नाम आपको मिलता है ब्रह्मवैत मिलता है। अब पता है प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि बौद्ध काल में भारतवर्ष को जाना जाता था, बौद्ध काल में भारतवर्ष को जाना जाता था। तो भारतवर्ष को या तो जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था या तो ब्रह्मवैत के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न ऐसे बनेगा। एक दूसरा नाम आपको क्या मिलेगा, एक दूसरा नाम मिलेगा आपको भारत। तो भारत जो नाम मिलता है वो भारत नाम दिया यूनानियों ने। किसने नाम दिया दोस्तों, यूनानियों ने। यूनानियों द्वारा इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम भारत दिया गया, भारत दिया गया। एक नाम दूसरा मिलता है, एक मिनट, भारत नाम यूनानियों द्वारा नहीं, एक मिनट, इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया साथियों, यूनानियों द्वारा इसका नाम क्या दिया गया, इंडिया दिया गया। भारत नाम आपने एक प्रचलित कहानी सुनी होगी, दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, भरत। तो भरत के नाम पर इसे भारत का नाम क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दुष्यंत प्लस शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। तो एक नाम ये मिलता है। इंडिया मैंने आपको बता दिया। आर्यवर्त इसलिए मिलता है क्योंकि वैदिक काल में आप जब इतिहास पढ़ते हो तो वैदिक काल में आर्यों का क्या हुआ, आर्यों का आगमन हुआ। भारत में क्या हुआ, आर्यों का आगमन हुआ। तो आर्यों ने इसका नाम क्या कर दिया, आर्यवर्त कर दिया। एक नाम मिलता है आपको, भारत का नाम क्या मिलता है दोस्तों, हिंदुस्तान मिलता है। तो हिंदुस्तान जो ईरानी लोग थे, ईरानी या तो हम लोग कहें पारसी, या तो हम लोग क्या कहें, या तो हम लोग कहें ईरानी पारसी, या हम लोग कहें फारसी। ईरानी पारसी या फारसी लोगों ने जो नाम दिया वो हिंदुस्तान नाम दिया। क्या नाम दिया, हिंदुस्तान।
और हिंदुस्तान नाम इन्होंने सिंधु नदी के नाम पर दिया। किस नदी? सिंधु नदी के नाम पर नाम क्या दिया? हिंदुस्तान दिया। और एक अगला नाम मिलता है, फिर से कौन सा नाम मिलता है? फिर से एक नाम मिलता है, कौन सा? आपको भारत नाम मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में आप देखोगे या ऋग्वैदिक काल में देखोगे तो एक जन हुआ करता था जिसका नाम था, एक जन हुआ करते थे, और जन का जो प्रमुख होता था, जन का मतलब एक प्रकार का ऐसे समझिए एक मुखिया, उस मुखिया का जो प्रमुख था वो कौन था? भरत थे। तो भरत के नाम पर क्या नाम मिलता है? भारत नाम मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऋग्वैदिक काल में जन के प्रमुख हैं भरत के नाम पर। क्या नाम मिलता है दोस्तों? भारत नाम मिलता है। फिर से देखिए आप, मैंने क्या बताया आपसे, प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का नाम क्या क्या मिलता है। भारत के नामकरण पर मैं सबसे पहले दृष्टि डालने वाला हूं। तो यहाँ पे एक नाम मिलता है ब्रह्मवत, जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण ब्रह्मवत मिलता है। भारत नाम इसलिए मिलता है कि दुष्यंत और शाकुंतला के पुत्र का नाम था भरत, और भरत के नाम पर क्या नाम पड़ गया? भारत पड़ गया। एक नाम भारत फिर से मिलता है। तो ये ऋग्वैदिक काल में उस समय जो जन हुआ करते थे, जो एक जो सरदार हुआ करते थे, उस सरदार मतलब भरत के नाम पर क्या नाम मिलता है? भारत नाम मिलता है। एक नाम मिलता है दोस्तों हमें इंडिया, और इंडिया यूनानियों द्वारा यहाँ भारत का नाम क्या दिया गया? यूनानियों मतलब ग्रीक मतलब अंग्रेज। तो इन्होंने क्या नाम दिया? भारत का नाम इंडिया दिया। आर्यभट्ट इसलिए नाम दिया गया कि वैदिक काल में आप देखोगे, वैदिक काल में जो तिब्बत वाले क्षेत्र से मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है कि जो आर्य हुआ करते थे वो आर्य कहाँ से आए, ये विषय हमारे इतिहास का है। तो ये आर्य जब भारत में आए, तो आर्यों का जब भारत में आगमन हुआ, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? नाम क्या दे दिया? आर्यभट्ट नाम दे दिया। एक नाम मिलता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो फारस वाला क्षेत्र है, जो फारसी या फारस वाला जो क्षेत्र है, उन लोगों ने सिंधु घाटी के उस तरफ वाले जो मतलब लोग थे, फारसी ईरानी लोग थे, उन्होंने भारत का नाम क्या दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। क्लियर है आपको? इतनी बात आप बताइए, इतनी बात क्लियर है? मैं आपके कमेंट भी चेक कर लेता हूं। अब दूसरी बात आप समझिए। पहली चर्चा तो मैंने आपके साथ ये की है कि भारत का नामकरण। अब जो अगली बात हमें समझनी है वो भारत का भूगोल। अब हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी भी यह विषय हमारे भूगोल का ही था। यहाँ से प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दी? ध्यान से देखना, मैं प्रश्न क्या लिख रहा हूँ। सर्वप्रथम प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी। तो वो किसने दी? ईरानियों ने दी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत सारे यहाँ से निकलते हैं जिन प्रश्नों को हम लोग साथ में कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारी ये बेसिक चीज़ थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा करते हैं अपने भारत की संरचना पर कि भारत की जो संरचना है वो किस प्रकार से है, और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतीय विस्तार है वो किस प्रकार से है। लेकिन उस विषय को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ को और समझना पड़ेगा, और वो चीज़ हमारे पास क्या आती है? ग्लोब आती है। कौन सी आती है? ग्लोब। इस चीज़ को जरूर देखिए आप। हमारे पास प्रश्न क्या है? हमारे पास प्रश्न है ग्लोब। आपने जनरल देखा होगा ग्लोब इस प्रकार से पृथ्वी का जो आकार है वो उस पृथ्वी के आकार को ग्लोब के माध्यम से दर्शाया गया है। पहले इस चीज़ को देख लीजिए, इसके बाद हम लोग तत्पश्चात उसके आगे वाले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो आकार है उस आकार को हमने किस पे दर्शा दिया? ग्लोब में दर्शा दिया। तो यहाँ पर पृथ्वी पर आप देखोगे, यहाँ पर कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, इस प्रकार की लाइनें होती हैं दोस्तों, इस प्रकार की लाइनें होती हैं। इन लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं? इन लाइनों को हम लोग कहते हैं अक्षांशीय। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय लाइन। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय लाइन। और कुछ लाइनें ऐसी होती हैं दोस्तों, ऐसी लाइनें होती हैं
और इन लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन लाइनों को बोलते हैं देशांतीय। क्या बोलते हैं, देशांतरीय लाइन। क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग देशांतरीय लाइन बोलेंगे या देशांतीय रेखा बोलेंगे। तो ग्लोब के बारे में जो प्रश्न बनेंगे वो पहला प्रश्न तो यही बनेगा, पहला सर्वप्रथम प्रश्न ये बनेगा कि ग्लोब जो विश्व का जो ग्लोब है, आप देखते हो ग्लोब आपने देखा होगा गोल गोल सा, विश्व ग्लोब का निर्माता, ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, मार्टिन बेहम। विश्व का ग्लोब जो है वह किसने बनाया था पहली बार, तो वो बनाया था दोस्तों किसने, मार्टिन बेहम ने बनाया था। किसने बनाया था, मार्टिन बेहम ने विश्व ग्लोब को बनाया था। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया था। विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र, प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया। ध्यान से समझिए, विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया, तो ये बनाया था अनेकजी मेंडल ने। किसने बनाया था, अनेकजी मेंडल ने। लेकिन एक और प्रश्न बनेगा कि भाई भारत का मानचित्र किसने बनाया, फिर भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र दो लोगों ने बनाया था। एक लोग थे कौन से, विलियम लेवेंटन, और दूसरे थे जॉर्ज एवरेस्ट। विलियम लेवेंटन और दूसरे थे जॉर्ज एवरेस्ट। और इन्हीं के नाम पर आप देखते हो जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत में, वो एवरेस्ट इन्हीं के नाम पर पड़ा। हिमालय पर्वत की चोटी का जो नाम मिलता है वो इन्हीं के नाम पर मिलता है, एवरेस्ट के नाम पर। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको चीज़ें बहुत डिटेल में ले जाने वाला हूं और बहुत अच्छे तरीके से, और एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी ऐसा बिंदु आपका छूटा नहीं रहेगा जो आपके भूगोल से इतर हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि ग्लोब आपने जनरल देखा होगा, तो आपसे पूछा जाएगा जब ग्लोब देखा है तो हमारे दिमाग में एक सवाल तो, हमारे जेहन में एक सवाल तो आएगा कि पहला ग्लोब किसने बनाया था। तो पहला ग्लोब आपको याद रखना है, मार्टिन बेहम ने बनाया था। फिर आपके दिमाग में आएगा कि विश्व का जो चित्र हम देखते हैं, विश्व का जो चित्र देखते हैं, आप देखते हो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका देखते हो, उसके ऊपर यूरोप देखते हो, एशिया देखते हो, ऑस्ट्रेलिया देखते हो, अंटार्कटिका देखते हो। आप जो विश्व का निर्माण देखते हो, विश्व का चित्र देखते हो, उस चित्र का निर्माण किसने किया था, तो वो किया था अनेकजी मेंडल ने। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत का मानचित्र किसने बनाया था, तो दो व्यक्तियों ने बनाया था, एक विलियम लेवेंटन ने बनाया था और जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था। किसने बनाया था, विलियम लेवेंटन ने बनाया था और जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था। विलियम लेवेंटन ने जो मुख्यतः जो मानचित्र भारत का बनाया था वो दक्षिण वाला हिस्सा बनाया था, लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट ने जो मानचित्र बनाया था वो उत्तरी वाला हिस्सा बनाया था। इसलिए आप देखोगे कि हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसे एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट के नाम से, वो इन्हीं के नाम पर कर दिया गया, जॉर्ज एवरेस्ट। तो ग्लोब के बारे में इतनी बातें आप याद रख सकते हो। और ग्लोब में मैंने आपको बता दिया कि जो खड़ी लाइन होती है ग्लोब में, जनरली आप देखोगे जो खड़ी लाइन होती है इनको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और इस प्रकार, एक मिनट, जो ये आड़ी लाइन होती है ये अक्षांशीय रेखाएं, और जो खड़ी लाइन है ये कौन सी है, आपकी देशांतीय रेखाएं। कौन सी है, देशांतीय रेखाएं। मैं आगे बढ़ता हूँ इसी पॉइंट के साथ। मैंने कहा ग्लोब, ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ से आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। ग्लोब को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि भारत की स्थिति को हमें समझना है तो पहले ग्लोब हमें पता होना चाहिए। ग्लोब में हमने दो चीज़ें आपको बताई हैं, फिर से देख लीजिए। यदि ये हमारे पास ग्लोब है तो यहाँ से एक रेखा जाती है, एक रेखा जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं बच्चे, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ऊपर से एक रेखा जाती है 23.5 डिग्री, कितनी जाती है, 23.5 डिग्री एक रेखा जाती है, इसे बोलते हैं हम लोग कौन सी, कर्क रेखा बोलते हैं। और ये 0 डिग्री है, इसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवतीय रेखा बोलते हैं। एक नीचे से एक रेखा जाती है जिसे हम लोग बोलते, क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग बोलते हैं मकर रेखा,
क्या बोलते हैं, मकर रेखा, और ए बी 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। ये जो पूरा क्षेत्र होता है, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसे बोलते हैं हम लोग साउथ हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। और ये जो वो पूरा क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो कभी भी मैंने आपको हेमिस्फीयर शब्द मैंने आपको बोला, या मैंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध, मैंने क्या बोला बच्चे, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का मतलब कि कर्क, ये जो आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, भूमध्य रेखा के पूरा ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा या नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में हिस्सा है, आप देख रहे हो, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे बच्चे, दक्षिणी गोलार्ध हम लोग बोलेंगे। और फिर एक चीज और आपने देखी होगी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, एनपी हम लोग बोल सकते हैं, उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है, एसपी बोल सकते हैं या दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं। तो ये तो जनरल बातें हैं, बीच बीच में हमारे साथ आती रहेंगी, लेकिन हम लोग ग्लोब पर चर्चा करते हैं और ग्लोब को हम लोग देखते हैं। और ग्लोब को हम लोग 2 भागों में हम लोग तोड़ के देखते हैं, क्योंकि भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार यदि हमें समझना है तो हमें ग्लोब के साथ ही समझना पड़ेगा। ग्लोब में आपने देखा होगा कि 2 प्रकार की लाइन होती हैं। ग्लोब में आपने देखा होगा कि 2 प्रकार की लाइन होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल, लाइन। क्या होती है बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक क्या होती है दोस्तों, वर्टिकल लाइन। 2 प्रकार की लाइन होती है। बात को ध्यान से समझना अच्छे से। मैं आपको ग्लोब तोड़ने वाला हूं और ग्लोब की एक एक बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और क्षैतिज रेखा मतलब कि कोई ग्लोब ऐसा है और इस प्रकार से ये लाइनें फैली हुई हैं। तो ये लाइनें कौन सी हैं, क्षैतिज रेखा है। एक वर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। आपने नाम सुना होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर आपने जनरल देखा होगा, कोई ग्लोब ऐसा है और इस प्रकार से ये लाइनें निकली हैं, इस प्रकार से ये लाइनें पोल से पोल को मिलाती हैं। ये लाइनें कौन सी कहलाती हैं, वर्टिकल लाइन कहलाती हैं। अब इन क्षैतिज लाइन का और ऊर्ध्वाधर लाइन का क्या दिया गया दोस्तों, नाम दिया गया। क्या दिया गया, नाम दिया। ग्लोब पर जो ऐसी आड़ी रेखाएं निकली हैं वो है अक्षांशीय। आप कई बार भूल जाओगे। आप ये समझो, हमने जब अक्षांशीय बोली तो आ से अक्षांशीय और आ से आड़ी। देखो, आ से अक्षांशीय, तो इनको क्षैतिज लाइनों को नाम क्या दिया गया, क्षैतिज लाइनों को नाम दिया गया लैटिट्यूडनल। क्या दिया गया, लैटिट्यूडनल। स्पेलिंग देख लेना आप, लैटिट्यूडनल लाइन। क्या बोलते हैं हिंदी में, अक्षांशीय रेखा। ध्यान से समझो, क्षैतिज रेखा जो है ग्लोब पर, उन लाइनों को नाम क्या दिया गया, अक्षांशीय रेखा दिया गया। जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा जो ग्लोब पर फैली हुई हैं उनको नाम क्या दिया गया, उनको लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या दिया गया, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। मतलब हम लोग इसे बोलेंगे क्या, देशांतरीय रेखा। क्या बोलेंगे बच्चे, देशांतरीय रेखा। तो बात को समझो आप, ये जो ग्लोब है, ग्लोब पर 2 प्रकार की लाइनें आपको मिल रही हैं। एक लाइन मिल रही है आपको अक्षांशीय और एक मिल रही है आपको कौन सी, देशांतरीय। और इन दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है, अब ये बात मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर होगी दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चर्चा के साथ और देखते हैं जो अक्षांशीय लाइन है। देखिए यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार, और यहां पे पढ़ना है भारत का देशांतरीय विस्तार।
बात क्लियर है यहाँ तक? अक्षांशीय विस्तार। अब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है, मैं बाकी की बातें और चीजें आगे बताऊंगा। अक्षांशीय विस्तार, जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहां से है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी क्या होता है? उत्तरी अक्षांश से आपका जाएगा कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखिए अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक? अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतीय विस्तार कहां से होगा दोस्तों? देशांतीय विस्तार होगा आपका 66 डिग्री, आपका कहां से होगा? सॉरी 61 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, या एक मिनट, पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक जाएगा? ये जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। शायद मुझे लगता है आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, इतना आप देख लीजिए। सिर्फ 2 बिंदु आपको देखना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और भारत का देशांतीय विस्तार 61 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री कहाँ तक जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट तक जाएगा। अब मैं पेज बदलता हूँ, ठीक है? इसके बाद की बातें आपको अब चित्र के माध्यम से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एक भारत का मानचित्र बना रहा हूँ, ठीक है? आपको इसके माध्यम से आपको और भी क्लियर होगा, ठीक है? और भी क्लियर हो जाएगा। बात को ध्यान से देखना है, यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे, मुझे लगता है कि एक एक बिंदु आपको क्लियर होंगे। देखो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट। किस दिशा में जाना है आपको? उत्तर की तरफ। भारत को आप देखो ना, ऐसे ग्लोब बनाओ ना, ग्लोब बनाओ। भारत हमारा कहाँ है? 4 कोनों में बांट लो आप। भारत हमारा यहाँ पर है, ये कर्क रेखा है ना, और भारत यहाँ पर है हमारा। कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है ऐसे। तो आप बताओ भूमध्य रेखा पर आप खड़े हो, तो भूमध्य रेखा से आप उत्तर की तरफ चलोगे ना? कैसे चलोगे? उत्तर की तरफ चलोगे, ऊपर की तरफ चलोगे ना, ऐसे ऊपर की तरफ चलोगे। तो बताओ ऐसी लाइनें, कौन सी लाइनें आप पार करोगे? अक्षांशीय लाइनें पार करोगे। जब दोस्तों अक्षांशीय लाइनें आप पार कर रहे हो और उत्तर की तरफ जा रहे हो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट। किस तरफ जा रहे हो? उत्तर की तरफ। तो उत्तरी लाइनें कौन पार की हैं आपने? अक्षांशीय। कौन सी? तो उत्तरी अक्षांश। ध्यान से समझो, फिर से मैं क्या बता रहा हूं। मैंने कहा कि हमारे भारत, हमारा जो भारत है, मुख्य भूमि का जो भारत है, वो कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जब आप ऐसे चलते जाओगे तो यहां से भारत स्टार्ट हुआ, यहां से भारत स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचोगे। कहां पहुंचोगे? यहां पहुंचोगे। और जब यहां पहुंचोगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट। बताओ कौन सी दिशा में चल रहे थे? उत्तर की तरफ चल रहे थे, तो उत्तरी। और कौन सी लाइनें पार की हैं आपने? तो अक्षांश। तो क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। देखो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर भारत कहां तक फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और आप सोचोगे गुरुजी ये आपने उत्तरी क्यों लिखा है? तो उत्तरी इसलिए लिखा कि आप ग्लोब फिर से देख लो ना एक बार। दोस्तों आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर से एक बार देखो मेरे साथ। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है और भारत हमारा इस कोने में है, भारत इस कोने में। तो बताओ 0 डिग्री से चलोगे, इस रेखा से चलोगे उत्तर की तरफ, तो उत्तरी। कौन सी लाइन पार कर रहे हो आप? तो अक्षांशीय। तो ये अक्षांश शब्द लिख दिया मैंने, बस इतना सा। तो आपको नंबर बस सीखना है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार मिलता है। और देशांतीय विस्तार कहाँ से मिलता है? आपको देशांतीय विस्तार मिलेगा यहाँ से। कहाँ से मिलेगा? आपको देशांतीय विस्तार मिलेगा यहाँ से। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 61 डिग्री 7 मिनट। किस दिशा में आपको इस तरफ जाना है? आपको जाना है पूरब की तरफ। तो पूर्वी और रेखा कौन सी है?
देशांतर। तो 61 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर हमारा भारत यहाँ तक फैला हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर से देखिए आप, 61 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर हमारा भारत का विस्तार, देशांतीय विस्तार कहाँ तक मिलेगा आपको? 97 डिग्री 25 मिनट तक मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? 97 डिग्री 25 मिनट तक। और आपके जहन में एक फिर से सवाल आ गया होगा कि यहाँ पर उत्तरी तो यहाँ पर पूर्वी। फिर से आप चित्र बनाइए ग्लोब का। जितनी बार आप ग्लोब का चित्र बनाओगे उतनी बार आपको क्लियर होगा, क्योंकि जब आप यहाँ, आपको इसकी लोकेशन पता करनी थी भारत की, तो भारत की स्थिति पता करनी थी, तो हम यहाँ से चले थे। कहाँ से? यहाँ से 0 डिग्री से चले थे, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से चले थे, तो यहाँ से उत्तर की तरफ चले थे और अक्षांशीय रेखाएं पार की थी। इसलिए हमने यहाँ पर उत्तरी और अक्षांशीय शब्द लिखा था अक्षांशीयों में। लेकिन ये कौन सी है? ये 0 डिग्री देशांतीय रेखा है, और 0 डिग्री देशांतीय रेखा है, तो हमें भारत की तरफ जाना पड़ेगा, तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा ना। और ये लोकेशन कौन सी है? पूर्वी। मतलब इस तरफ जाएंगे तो ये पूरब तरफ जाएंगे ना, और रेखाएं कौन सी पार होती जाएंगी आपकी? देशांतीय। इसलिए हमने शब्द क्या लिखा दोस्तों? हमने पूर्वी देशांतर लिखा। अब प्रश्न का हमारे पास जवाब आ गया कि हमारे भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतीय विस्तार है 61 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक हमें क्या मिलेगा? देशांतीय विस्तार मिलेगा। तो इतनी बात हमारे हिसाब से क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे और क्या प्रश्न बनेंगे। यहाँ से प्रश्न एक एक प्रश्न आपको देखना है। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ ये आपका हिस्सा कौन सा है? ये पश्चिमी हिस्सा है। ये कौन सा है? ये पूर्वी हिस्सा है। ये उत्तरी, और ये कौन सा है आपका? ये दक्षिणी हिस्सा है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आप बताओ। पश्चिमी, भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कौन सा? आपका जवाब होगा, एक मिनट, आपका जवाब कौन सा होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों गोहार मोती। कौन सा होगा? गोहार मोती। और ये गोहार मोती कहाँ मिलेगा आपको? ये गोहार मोती मिलेगा आपको गुजरात में। तो ध्यान से समझो, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोहार मोती। तो बताओ पूर्वी बिंदु कौन सा है? मैंने कहा कि पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु। तो आपको मिलेगा कौन सा? की बिथु। क्या मिलेगा? की बिथु। कौन सा मिलेगा? की बिथु। और की बिथु कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो, सबसे पूर्वी बिंदु, नहीं सॉरी, सबसे पश्चिमी बिंदु गोहार मोती, सबसे पूर्वी बिंदु की बिथु। तो बताओ सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु मिलेगा आपको इंदिरा। आपको सबसे उत्तरी बिंदु जो मिलेगा वो मिलेगा आपको कौन सा? इंदिरा कौल। इंदिरा पॉइंट नहीं, मैं इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है, इंदिरा कौल। और ये इंदिरा कौल कहाँ मिलेगा आपको? लद्दाख में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लद्दाख में। तो ये उत्तरी बिंदु। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आप दक्षिणी बिंदु बताइए। आप दोस्तों, आपसे प्रश्न बनेगा कि दक्षिणी बिंदु आप बताइए, दक्षिणी बिंदु बताइए। तो आपको मिलेगा केप कोमोरिन। कौन सा मिलेगा? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन सबसे दक्षिणी बिंदु आपको कौन सा मिलेगा? आपको मिलेगा केप कोमोरिन। और ये कहाँ मिलेगा? कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु में। ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु में। तो देखिए मैंने क्या बता दिया। प्रश्न फिर से देखिए, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। आपसे भारत का मानचित्र है, ध्यान से देखना। आपको चीज़ें अभी याद हो जानी चाहिए, मौखिक बनना चाहिए आपसे चीज़ें। कोई ऐसी टफ वाली बात नहीं है, कंसेप्ट के साथ हैं तो फिर टफ नहीं है। देखो यहाँ से हमारा भारत स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ से? उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक जाता है? ये जाता है 37 डिग्री, इतना ही जाता है ना। 37 डिग्री कहाँ तक? 6 मिनट है। कहाँ तक जाएगा? उत्तरी अक्षांश तक जाएगा। यहाँ से ये अक्षांशीय विस्तार होगा। देशांतीय विस्तार यदि आप देखोगे तो 61 डिग्री 7 मिनट देशांतर, मतलब पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये हमारे भारत का विस्तार है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए। तो आपको याद रखना है केप कोमोरिन। कौन सा याद रखोगे? केप कोमोरिन।
आपसे पूछा जाएगा सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, तो आपको याद रखना है इंदिरा कॉल। कौन सा रखना है आपको? इंदिरा कॉल आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए, तो आपको याद रखना है गुहार मोती। कौन सा याद रखना है आपको? गुहार मोती, जो गुजरात में है। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी बिंदु बताइए, तो पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा होगा? कीबिथु। कौन सा होगा? कीबिथु। कौन सा होगा? कीबिथु। क्लियर है आपको? इतने पॉइंट बताओ। थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी दोस्तों आपको, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमारी स्पीड धीरे आ जाएगी, ठीक है। आज पहली क्लास है और हम लोग स्पीड को मेंटेन कर लेंगे बिल्कुल आराम से। आपको एक एक बिंदु अच्छे से पढ़ाते हुए चलूँगा और एक एक समझाते हुए भी चलूँगा, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक चीज़ को और हम लोग समझते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। ये याद रखना। कहाँ की है? उत्तर से लेकर कहाँ तक के? दक्षिण तक के। एक प्रश्न और बनेगा कि आप बताइए पूरब से लेकर ये पूरब हिस्सा है, ये पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। इस बात को भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, 2900 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न एक बात को और आप समझो, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। देखो जो केप कोमोरिन है, ये जो केप कोमोरिन है, प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न जब ऐसा बनेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब हमारा आंसर क्या होगा? केप कोमोरिन। क्या होगा? केप कोमोरिन। बात को समझो आप। मैंने शब्द क्या लिख दिया? मैंने कहा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मैंने ये नहीं कहा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु। मैं क्या बोला हूँ आपसे? मैं कह रहा हूँ कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो होगा हमारा केप कोमोरिन। और जब मैं ये बोलूँ आपसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब हमारा कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से समझो। जब मैंने भारत का मानचित्र बनाया, देखो ये भारत का मानचित्र, एक मिनट, जब मैंने भारत का मानचित्र बनाया, मैं छोटा सा ही बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके बाद की चीज़ें मुझे बतानी है। छोटा सा मानचित्र बनता ही नहीं। अरे यार, देखो ये जब भारत का मानचित्र मैंने बनाया, तो आप बताओ क्या भारत यहीं तक है? नहीं है ना। इसके यहाँ पर देखो, आप सागर में देखोगे तो आपको बहुत सारे द्वीप मिलेंगे, और वो मिलेंगे आपको अंडमान वाले। अंडमान देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको अंडमान एक मिलेगा, एक द्वीप मिलेगा, दूसरा अंडमान मिलेगा, तीसरा अंडमान मिलेगा, चौथा अंडमान मिलेगा। फिर यहाँ से आपकी 10 डिग्री आपको रेखा मिलेगी। फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा? आपको एक निकोबार वाला द्वीप मिलेगा, फिर दूसरा निकोबार वाला मिलेगा, और तीसरा निकोबार वाला। तो फिर आप बताओ कि भारत का हिस्सा है ना ये। और जब भारत का हिस्सा है तो भारत केवल यहाँ तक है क्या? नहीं दोस्तों, ये यहाँ तक मुख्य भूमि का हिस्सा है, और मुख्य भूमि का हिस्सा है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट ये हिस्सा है। जबकि यहाँ का हिस्सा जो होगा, यहाँ का हिस्सा होगा 6 डिग्री 4 मिनट। यहाँ का क्या होगा? 6 डिग्री 4 मिनट। तो बात को समझो, ये जो अंडमान है ये कहलाता है नॉर्थ अंडमान। मैं NA लिख रहा हूँ। ये कौन सा है? नॉर्थ अंडमान। ये कहलाता है मिडिल अंडमान। ये कौन सा कहलाता है? ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है मिडिल अंडमान। ये नॉर्थ अंडमान। ये कौन सा है? मिडिल अंडमान। ये कौन सा है आपका? साउथ अंडमान। फिर से देखो आप, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। और ये जो अंडमान है ये आपका है लिटिल अंडमान। ये कौन सा है? लिटिल अंडमान। और यहाँ से एक चैनल जाता है जिसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं बच्चे? 10 डिग्री चैनल। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं कार निकोबार। CA। मैंने क्या लिखा? कार निकोबार। एक शब्द है यहाँ पर। मैंने क्या लिखा? कार निकोबार। और इसे हम बोलते हैं लिटिल निकोबार। क्या बोलते बच्चे? लिटिल निकोबार।
और जो सबसे नीचा वाला जो निकोबार है इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेट निकोबार या बोलते हैं हम लोग बड़ा निकोबार। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ, ये याद रखना, नॉर्थ अंडमान। ये कौन सा है? मिडिल अंडमान। ये कौन सा है? साउथ अंडमान। और ये कौन सा है? लिटिल अंडमान। ये कौन सा होगा? लिटिल अंडमान। अब यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप मेरे साथ देखिए। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट ये तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन प्रश्न तो हमारा दोस्तों ये है ना कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? वो होगा इंदिरा पॉइंट। वो क्या होगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट आपको किस पर मिलेगा? इस ग्रेट निकोबार पर मिलेगा। और ग्रेट निकोबार की जो स्थिति होगी वो होगी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आपको ग्रेट निकोबार आपको मिलेगा। इस पे ये क्या है प्रश्न हमारा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। और आपको इस बात को भी याद रखना है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो वो कौन सा होगा? केप कोमोरिन होगा। कौन सा होगा? केप कोमोरिन। और यहाँ से 10 डिग्री मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे साउथ अंडमान पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो कौन सी मिलेगी? आपको पोर्ट ब्लेयर मिलेगी। तो साथियों मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, इसके आगे की जो चर्चा है मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। ठीक है, थोड़ी पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा हो सकती है, बाकी चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और बेसिक है। ये तो अभी इतना कंसेप्ट आया नहीं, आगे चलकर आप देखोगे एक एक बिंदु में ज्योग्राफी में कंसेप्ट से जोड़ूंगा। और आपके पॉइंट, बहुत सारे बच्चे फैक्ट को भी पढ़ते हैं तो उन तथ्यों को भी मैं साथ में चलूँगा कि कोई भी एग्जाम में फैक्चुअल डाटा जो आता है उसको भी मैं साथ में बताऊंगा, लेकिन विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, प्रूफ करके। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।